हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अजय सर, जिन्होंने कि 2021 में यूपी पीएससी के पद पर नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए और इसके साथ ही 2022 यूपी पीएससी परीक्षा में इंटरव्यू दिया है 15 मार्च को। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया सर। मैं आपके चैनल मानस एकेडमी के माध्यम से अपने जूनियर्स सहयोगियों को अपने मेंस के अनुभव को साझा करना चाहूँगा। तो सर, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है इस बारे में आप बता दी, क्योंकि अभी प्री का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, उसके बाद मेंस के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। तो कम समय में कैसे तैयारी करें मेंस के लिए, तो उसके बारे में बताएं। जैसे कि आपने पहले पीटी वाली वीडियो में बताया है कि मेरा चयन 21 बैच में नायब तहसीलदार के पद पे हो गया है और 2022 के मैंने इंटरव्यू भी दिया है, उसका रिजल्ट पेंडिंग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सहयोगियों को ये बताना चाहूँगा कि मेंस के लिए उनकी क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन किन तरीकों को अगर वो अपनाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स पा सकते हैं और अंततः अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसमें हम 2-3 प्रश्नों के माध्यम से अपनी बात हम पूरी करेंगे। पहला प्रश्न यही है कि पहला क्वेश्चन जैसे है कि मेरा सिलेबस तैयार कर लें। सिलेबस तैयार करने से तात्पर्य 2 टाइप की चीज़ों से है। पहला कि सिलेबस के जो टर्मिनोलॉजी है, कीवर्ड्स हैं GS 1 2 3 4 के, उनको आप प्रिपेयर कर लें, मतलब कि तैयार कर लें, याद कर लें। कहने का मतलब ये है कि उनको बार बार रिवीजन करें। उससे कहने का मतलब थोड़ा सा ये है कि उन शब्दों को यदि आप याद कर लेते हैं तो कोई भी मैगजीन है, न्यूज़पेपर हैं, नोट्स हैं इत्यादि आप पढ़ते हैं तो आप उस चीज़ को अपने GS 1 2 3 4 पेपर से रिलेट करके देख पाते हैं। फिर अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो आप जाते हैं अपने नोट्स में लिख लेते हैं, नहीं लिख पाते हैं तो उस चीज़ को कटिंग कर लेते हैं, उसको जाते हैं अपने नोट्स में चिपका लेते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि सिलेबस की कीवर्ड आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा भाग इसका ये है कि किस तरीके से हम मेंस में पढ़ें, नोट्स बनाएं, क्या करें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो इसमें सबसे पहले ये है कि जो भी सोर्सेज आपके पास हैं, बहुत सारे चैनल के माध्यम से या सिलेक्शन टॉपर्स होते हैं उनके माध्यम से आपने देख ही लिया होगा सोर्स क्या इस्तेमाल करें, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, काफ़ी लोगों ने बता रखा है। तो किस तरीके से नोट्स बनाएं, किस तरीके से पढ़ें, इस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। कि जैसे मान लीजिए थर्ड पेपर में, सेकंड पेपर में, फोर्थ पेपर में, फर्स्ट पेपर में यूनिट वाइज आयोग ने सिलेबस को बांट रखा है। किसी में 18 यूनिट हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 15 हैं। तो हम थर्ड पेपर के एक बिंदु से शुरुआत करने की बात करेंगे, कैसे आप करें। तो मान लीजिए कि थर्ड पेपर में पहली यूनिट है भारत में आर्थिक नियोजन, नीति आयोग की भूमिका, उपलब्धियाँ इत्यादि कुछ टर्मिनोलॉजी आयोग ने निर्धारित कर रखी। तो सबसे पहला काम इसमें ये होना चाहिए कि आप जो यूनिट में आयोग ने की टर्म दे रखे हैं उनको आप वो डायमेंशन उनके खोल लें कि एक्चुअल मतलब समझें कि इसके और क्या मायने हो सकते हैं। जैसे लिखा है पहला कि भारत में आर्थिक नियोजन, तो उसके मायने क्या हो सकते हैं। एक तो भाई आपको आर्थिक नियोजन की परिभाषा आनी चाहिए। दूसरा है कि परिभाषा, फिर इसका बैकग्राउंड क्या रहा कि भाई जो 1951 से जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं, आर्थिक नियोजन चल रहा है, क्या इतिहास रहा उसका। तो दूसरा नंबर इतिहास हो गया। दूसरा, अगर नियोजन हुआ तो कुछ उपलब्धियां प्राप्त की होंगी भारत ने कि भाई शिक्षा की दर पहले क्या थी, शिक्षा की दर अब क्या है, गरीबी की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है। तो इस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार पहले क्या था, अब क्या है। तो डायमेंशन खोलेंगे इस तरीके से। तो पहला मान लीजिए हमने खोल लिया कि परिभाषा, दूसरा उसका इतिहास क्या है, तीसरा उपलब्धियाँ। यदि उपलब्धियाँ हैं तो अभी लेकिन जो टारगेट्स हैं हमारे, चाहे वो SDG के हों तो अभी अचीव नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं अभी नियोजन में कुछ कमियाँ हैं। कमियाँ का मतलब चुनौतियाँ हैं, कुछ उसमें समस्याएँ हैं। तो तीसरा पहलू ये हो गया। चौथा, यदि समस्याएँ उसमें हैं, कुछ चुनौती, उस समाधान भी उनके होंगे, तो समाधान फिर उन समाधानों के लिए कुछ आप सुझाव देंगे, कुछ सरकार प्रयास कर रही है। तो मोटा मोटा एक शब्द से 6-7 डायमेंशन निकल रहे हैं। तो 6-7 के लिए आप कोई सोर्स इकट्ठा करें, फिर उससे रीडिंग करें। रीडिंग करने के पश्चात की टर्म में, बुलेट पॉइंट में अपने नोट्स बना लें, उन्हीं जो डायमेंशन आपने खोला है उन्हीं के आधार पर। उसके बाद आप क्या करें, नोट्स बनाने के बाद हम फिर देखें कि इस यूनिट से क्या क्या मेंस में। नोट्स बनाने के पश्चात आप देखें कि विगत वर्ष में जो आपने यूनिट तैयार करी है उससे क्या क्या मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को आप अपने नोट में लिख लीजिए, फिर उन्हीं प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करिए। प्रयास करने के दौरान जैसे आप जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनको समस्या आती है कि शुरुआत कैसे करें, भूमिका क्या लिखें, उपसंहार क्या लिखें, तो उसके लिए आप 3 काम कर सकते हैं। पहला कि जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ देख सकते हैं। दूसरा कि आपके कुछ सीनियर्स होंगे जिन्होंने मेंस दे रखा होगा, आप उनसे सहयोग ले सकते हैं, अपना आंसर लिख के उनको दिखा सकते हैं और उनसे चीज़ें समझ सकते हैं। तीसरा कि बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, जैसे घटनाचक्र पब्लिकेशन ही है, वो हर सब्जेक्ट के मॉडल आंसर निकालता है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं।
सर जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार ऑप्शनल हट गया है, इसके साथ ही 5वां और 6वां पेपर यूपी स्पेशल के लिए जुड़ा है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि एकदम नया पेपर है इस बार, तो नए बच्चों के लिए, सब सारे लोगों के लिए ही नया है वो पेपर, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? इस संदर्भ में मेरा जहाँ तक विचार है कि 5 नंबर 6 नंबर पेपर यूपीएसएल का जोड़ा गया है, तो इसके लिए सर्वप्रथम अभी मार्केट में कोई बहुमूल्य सोर्स नहीं है, फिर भी हम एक पुस्तक को रेकमेंड करना चाहेंगे। वो मैग्रा हिल प्रकाशन की बुक है, राकेश सारस्वत जी द्वारा लिखी गई है, उसको आप ले सकते हैं। और उसके लिए स्ट्रेटजी ये होना चाहिए, जैसे हमने विगत में बताया कि यूनिट वाइज आप नोट्स तैयार कर लें। यही काम आपको 5वें 6वें नंबर पेपर में भी करना है, उस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। और जो भी यूनिट दे रखी उसमें उन्होंने केवल एक 2 3 शब्दावली है उनको उन्होंने बता रखा है, उन्हीं के आधार पर आप नोट्स अपने तैयार कर लीजिए और कुछ उनके मॉडल आंसर तैयार कर लीजिए, क्योंकि पहला पेपर है, फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है मेंस में। फर्स्ट टाइम यूपीएसएल को आयोग ने मेंस परीक्षा में रखा है, तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जो शब्दावलियाँ उन्होंने मेंशन कर रखी हैं उन्हीं को बेस बनाकर प्रश्न बनाए जाएंगे। आई थिंक मुझे आइडिया है, और ये स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे तो बेटर करेंगे। सर जैसा कि बहुत सारे लोग पेपर्स लिखते हैं, जैसे 4-5 हज़ार लोग लिखते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने 1,000 लोगों का लगभग होता है, तो हम पेपर को कैसे अलग करें जो कि हम उन 1,000 लोगों में आएँ? कुछ अलग करना है, क्योंकि नॉलेज सबके पास होती है, सब एक ही आंसर लिखते हैं, लेकिन कुछ अलग करते हैं जो 1,000 लोग होते हैं। आपने सही प्रश्न पूछा है कि मेंस में लगभग 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करवाए जाते हैं, 5-6 हज़ार बच्चे मेंस एग्जाम में बैठते हैं, और सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। ये तो सबको पता है कि जितनी वैकेंसी होंगी उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो थोड़ा सा जो अन्य बच्चे हैं उनसे बेहतर करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है, अच्छे तरीक़ों को अपनाते हैं। तो इस संदर्भ में अपने अनुभव को साझा करना चाहूँगा कि मेंस में अगर इन तरीक़ों को अपनाते हैं तो अब ज़रूर अन्य बच्चों की अपेक्षा 1-2 नंबर, 1-आध नंबर हर प्रश्न में आप लीड ले सकते हैं। यदि ऐसा सारे प्रश्नों में हो जाता है, ज़रूर आप 100 नंबर के आसपास लीड ले सकते हैं, और ये बहुत बड़ी एक लीड होती है। तो इस संदर्भ में 8-9 पॉइंट हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा, और आप लोग जब भी आंसर राइटिंग करें अपने उसमें अपनाएं, जो भी टेस्ट पेपर लिखें आप उसमें अपनाएं, और फिर ये निरंतर आपके अभ्यास में आ जाएंगे, वही चीज़ आप फिर एग्ज़ाम में करें। तो पहला इस संदर्भ में है कि जब भी आंसर राइटिंग करें उसमें डायग्राम फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। अब कहाँ पर ये करेंगे, तो जैसे जहाँ भी प्रश्न चुनौतियाँ पूछी जा रही हैं, समाधान पूछे जा रहे हैं, कारण पूछे जा रहे हैं, प्रभाव पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे आप डायग्राम फ्रेम कर सकते हैं। और भी कुछ परिभाषाएं होती हैं, उनमें भी डायग्राम फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आता है कि खाद्य प्रसंस्करण क्या है, मतलब कि एक तो खाद्य प्रसंस्करण एक तरीके की प्रोसेसिंग है, तो वहाँ पे 2 ब्लॉक डायग्राम दिखा सकते हैं कि 2 ब्लॉकों के बीच आप प्रोसेसिंग शब्द लिख दीजिए, एक तरफ लिख दीजिए प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ लिख दीजिए प्रोडक्ट से बनने वाला उत्पाद। जैसे आप आलू चिप्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर पॉइंट ये है, और इसमें एक बात ऐड करेंगे कि डायग्राम फ्लोचार्ट बनाने का फ़ायदा क्या होगा। जैसे जो हमारा आयोग होता है वो एक स्पेस निश्चित कर रखा होता है कि इतने स्पेस में आपको इस उत्तर को पूरा करना है, तो भाई अपेक्षा यही रहती है कि जितना भी स्पेस है आप उसको फुलफिल करें। तो फुलफ़िल करने के लिए लगभग 2 पेज या किसी में 2.5 पेज 3 पेज होते हैं 8 नंबर के उत्तर में, और 12 नंबर होता है तो उसमें 4 पेज तक होते हैं। तो आयोग का ऐसा मानना होता है कि उसमें अपेक्षा करिए कि जितना मैंने स्पेस दिया है उसको आप फुलफ़िल करेंगे। तो अगर डायग्राम फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हैं तो आकर्षक भी लगता है, देखने में अच्छा भी लगता है, और कम शब्द लिखकर आप अपनी बात पूरी भी कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग बचते हैं ना कि हम कोई चीज़ संक्षेप में पढ़ लें, नोट्स में पढ़ लें, काम चल जाए, उसी तरीके से जो हमारे एग्जामिनर होते हैं उनके भी मन में ये रखता है कि कम से कम पढ़ के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो दूसरी बात ये होगी मेरी कि जो भी परिभाषाएं लिखी जा रही हैं, 4th पेपर में जो परिभाषाएं आती हैं, 3rd पेपर में जो शब्दावली हैं, तो उनकी सटीक परिभाषा याद कर लें। सटीक परिभाषा मतलब कि भूमिका या जो परिभाषा होगी, जो स्टार्टिंग के जो शब्द होते हैं आपके, वो एकदम सटीक होने चाहिए। और तीसरी बात इसमें ये है कि उदाहरण कि परिभाषा हो सकता है भाई जो हमारा एग्जामिनर होता है कि परिभाषा हमारी इसको ना समझ में आए, या लोग परिभाषाएं अपने आप से बना के लिख देते हैं। तो दूसरा संदर्भ ये बताने, परिभाषा के साथ आप जैसे या उदाहरण उसमें ऐड ऑन कर दें कि जैसे से बताने कि ये चीज़ इस माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि भाई सहिष्णुता की परिभाषा क्या है या सहिष्णुता क्या है, इसमें इसको अपनाने में विद्यमान चुनौतियाँ क्या हैं, तो भाई सहिष्णुता की परिभाषा सारे लोग लिखेंगे। लेकिन इसी चीज़ को अगर उदाहरण के माध्यम से बता देते हैं, जैसे उदाहरण है भाई कि सहिष्णुता क्या है कि भाई दूसरों हमसे जो विपरीत मत हैं, संप्रदाय हैं, धर्म हैं, उनके विचारों से तटस्थ रहना या फिर उनके अच्छे विचारों को अपनाना, यही सहिष्णुता है। तो इस संदर्भ में अगर आप कोई उदाहरण इसमें डाल देते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा वो प्रभावी होता है। तो जैसे आप मान लीजिए कोई धर्म है, सिख धर्म ही है, बहुत सारे उसमें धर्म ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग मिल मिलाप
होता है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, और जो अपनी गलतियाँ होती हैं, एक क्षमा पर्व होता है, मतलब कि कोई एक धर्म है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, उसमें क्षमा पर्व होता है। तो उसमें क्या करते हैं लोग, जो अपनी गलतियाँ होती हैं पिछले 1 साल की, उनके लिए लोग एक दूसरे से जाते हैं, गले मिलते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो इस तरीके के उदाहरण आप उसमें सेट कर सकते हैं। अगली बात है कि जब भी आप अपने आंसर लिखें तो उसमें डाटा, समितियाँ, आंकड़े, सूचकांक इत्यादि का प्रयोग करें। क्यों प्रयोग करें? क्योंकि भाई हम कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो हम बात अपनी कह रहे हैं वो एकदम सही है। तो हमको सारी बातें, खासकर थर्ड पेपर में, अपनी बातों को विभिन्न सूचकांक, रिपोर्ट, समितियों, आंकड़ों के माध्यम से प्रूव करनी चाहिए। अगली बात हम कहेंगे कि अपने आंसरों में, निष्कर्ष में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करें। बड़ी अजीब बात है, कुछ लोग सोच रहे होंगे हिंदी का पोर्शन है, कैसे यूज करें इसमें। तो इस संदर्भ में जैसे मान लीजिए उसने प्रश्न पूछा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। मान लीजिए इतना प्रश्न थर्ड पेपर में पूछा गया, तो आप परिभाषा बताएंगे, प्रयास बताएंगे। तो प्रयास के जस्ट बाद में आप एक मुहावरे से अपनी बात खत्म कर सकते हैं कि सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त सरकार द्वारा किए गए प्रयास अभी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। तो हमने अपनी बात बड़े कम शब्दों में मुहावरे के माध्यम से कह दी। तो मुझे लगता है अन्य की अपेक्षा थोड़ा सा प्रभावी आपका उत्तर जरूर होगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो लेखनी हमारी है वो थोड़ा सा शुद्ध होनी चाहिए, मतलब पठनीय होनी चाहिए। जो उत्तर लेखन हमारा वो सही हो, फॉन्ट साइज लगभग बराबर हो, पहले प्रश्न और लास्ट प्रश्न में ज़्यादा विभेद ना हो कि पहले में बहुत अच्छा हमने लिख दिया, लास्ट में जाते जाते हम डक्टरी भाषा का प्रयोग करने लगे, एग्जामिनर को भी नहीं समझ में आए, तो मतलब कि उतना वो प्रभावी मूल्यांकन नहीं करेगा। अगली महत्वपूर्ण बात है कि जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे आपने कोई रिपोर्ट दे दी, कोई आंकड़ा बता दिया, किसी अच्छी पर्सनालिटी का नाम लिख दिया, तो वहाँ पे आप उन चीज़ों को अंडरलाइन कर दें कि मान लीजिए आपकी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, या उसके पास थोड़ा सा वो बोरिंग मूड में है, तो जो अंडरलाइन चीज़ें हैं आप न कि उनको अगर यदि अंडरलाइन कर देते हैं तो वो अंडरलाइन चीज़ों को देख कर थोड़ा सा हम लोग की आपके प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगा। अगली बात मेरी है कि कोशिश करें कि जितने भी 20 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, मेंस में, कोई भी प्रश्न छूटे ना, ये पूरी कोशिश होनी चाहिए। यदि मान लीजिए 8 पेपर होते हैं टोटल हमारे मेंस में, यदि एक एक प्रश्न आप छोड़ देते हैं सारे पेपरों में, और 8-8 नंबर का मान लीजिए सारे प्रश्न होते हैं, तो 8 दूनी 16, मतलब 160 नंबर आपने लिखा ही नहीं बिल्कुल, है ना। तो यदि हम मानते हैं कि 8 प्रश्न, मतलब कि 20 प्रश्न हैं, 8 प्रश्न आपने अगर छोड़ दिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता था, अच्छे इसमें आपकी पकड़ नहीं थी, फिर भी आप थोड़ा बहुत लिख देते हैं अपनी समझ के आधार पर, या थोड़ा सा आप संगत नहीं लिख पाते हैं, फिर भी यदि वो कुछ भी नहीं देगा तो 1-1, 2-2 नंबर दे देगा। मतलब 160 नंबर में अगर कुछ भी लिख देते तो मेरा मानना है कि आपको 80 नंबर, 60 नंबर, 100 नंबर के आसपास मिल ही जाएगा। तो नाक लिखने से बहुत ज़्यादा बेटर है कि 160 नंबर से आप बिल्कुल नील नहीं रहेंगे। तो मेरा मतलब है कोई प्रश्न छूटे ना, ये पूरी कोशिश आपकी होनी चाहिए। अगला और मेंस के बारे में अंतिम बिंदु है आंसर राइटिंग के लिए कि कथन और वक्तव्य का यूज करें। मतलब कि जो भी हमारे दार्शनिक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, जैसे मतलब कि गांधी जी हो गए, अम्बेडकर जी हो गए, इनके कथनों का प्रयोग करें। तो हम लोग की एक उदाहरण से माध्यम से हम बताएंगे कैसे यूज करें। कि मान लीजिए पर्यावरण के संदर्भ में गांधी जी बोलते हैं कि जो प्रकृति हमारी है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु हमारे लालच की नहीं। तो जहाँ भी अगर पर्यावरण के संदर्भ में आपको कुछ लिखने को आता है कि भाई पर्यावरण का ह्रास क्यों हो रहा है, संसाधन कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये वक्तव्य आराम से डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा मतलब कि एग्जामिनर के मन में यह बात जरूर बनेगी कि लड़का 360 सोचने के अनुकूल है, सारी चीज़ों को रिलेट करके लिख पाता है, ना कि वो रट के आए चीज़ों को समझ के लिख रहा है। तो इन बिंदुओं को अपनाकर आप मेंस में थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, अपने आंसर को और उसमें बेहतर बना सकते हैं, और 1-8 नंबर सारे प्रश्नों में ले सकते हैं। सर, जैसा कि आप अपनी जो सफलता है उसको अगर 2-3 शब्दों में समेटना चाहें तो आपके वो क्या 3 शब्द होंगे? इसके पहले मैं एक बात और मेंस के लिए बताना चाहूँगा कि जैसे जो हमारे 1, 2, 3, 4 पेपर हैं, उसमें बहुत सारे जो फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने मेंस नहीं दे रखा, तो उन्होंने सिलेबस का आकलन नहीं किया है और पहले से ही अपने माइंड में ये चीज़ बना रखी है कि जैसे थर्ड पेपर में ज्योग्राफी आती है, फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी आती है, तो उनका ये मानना है कि ज्योग्राफी का मतलब है कि इंडियन भी आती है, वर्ल्ड भी आती है, और जितने भी सारे चैप्टर हैं उसके वो आते हैं। तो इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें। आयोग ने प्रॉपर पेपर में शब्दावलियों का मेंशन कर रखा है, 2-3 यूनिट बना रखी हैं कि मेंस में हम ज्योग्राफी के किन किन टॉपिक को
पूछेंगे। यही सारे सब्जेक्टों का है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो। सब में आयोग ने मतलब कि निर्धारित कर रखा है कि हम क्या पूछेंगे। तो आप इस भ्रमित ना हो कि थर्ड पेपर में अगर साइंस आती है तो साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब बिल्कुल नहीं है। एक बार सिलेबस का अध्ययन करें, सिलेबस में जो भी चीज़ें मेंशन है पहले उन्हीं को प्रिपेयर कर लें, उसके बाद अन्य चीज़ों में जाएं। अब मतलब विशेषज्ञता ना दिखाएं। सामान्य अध्ययन पेपर का नाम है, इसलिए सारी चीज़ें सामान्य तरीके से हल करें। भाई मैं पूछना चाहूँगा कि सर आपकी जो सफलता है उसका अगर 2-3 शब्दों में आप बोलना चाहें तो क्या बोलना चाहें? 2-3 शब्दों में हम यही कहेंगे कि निरंतर कठिन परिश्रम के साथ धैर्य बनाए रखें, अंततः आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा मेंस के लिए। और अगर आप पीटी का वीडियो देखना चाहते हैं जो स्ट्रेटजी है उसकी सर की, तो उसके लिए आप वीडियो अपलोड हो चुकी है, इससे पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो पर आएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक जुड़े रहने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मानस सर एंड व्यूअर्स। धन्यवाद, और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।